हम रूबरू हैं सिंगरौली जिले की देवसर जनपद पंचायत के युवा अध्यक्ष प्रणव पाठक जी से। पाठक जी, आपको नमस्कार। जी, आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे जनपद पंचायत कार्यालय में आए हैं, इसके लिए मैं अपनी जनपद पंचायत की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पाठक जी, आप अपना राजनीतिक परिचय बताएं। वो इसलिए कि आपके परिवार राजनीति के क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मिश्रा जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार राजनीतिक नहीं, एक विशुद्ध रूप से समाज सेवी था और है भी। और हम राजनीति पे नहीं, समाज सेवा पे भरोसा करते हैं। और जब समाज की सेवा का हमारे परिवार द्वारा निरंतर पीढ़ियों से, हमारे बाबा जी जो स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत पाठक विधायक थे, वो भी करते थे। हमारे पिताजी भी कई बार सरपंच रह चुके, जिला पंचायत सदस्य रह चुके, इसी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी रह चुके। तो जनता से। आपके पिताजी का शुभ नाम? स्वर्गीय श्री कौशलेंद्र पाठक। तो एक जो समाज की सेवा निरंतर हमारे परिवार द्वारा इस पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने का जो भाव है वो चला आ रहा था, तो जनता का कहीं न कहीं प्रेम हमारे परिवार को एक आशीर्वाद स्वरूप मिलता गया। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारा परिवार या हम राजनीति करते हैं, ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि जनता की सेवा जरूर करते हैं हम। आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? हाँ, ये बात आदरणीय मिश्रा जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में आपकी नहीं, कैसे जागृत? ये बात बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली में मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। एक राजनीतिक परिवार और राजनीतिक समाज सेवी घर से होने के नाते कहीं न कहीं जनता से लगाव तो था ही। जनता की सेवा करना हमारे रगों में बढ़ा था और हमारे रगों में समाहित है। लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी राजनीतिक रूप से आगे आके करूँगा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी। मैं इसके पहले एक ठेकेदार के रूप में काम किया करता था। इसके बाद 2017 में पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ। निधन उपरांत एक बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि पिता के छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाना है, पुत्र का विशेष धर्म और दायित्व बन जाता है। तो पिताजी पेशे से वकील तो थे ही, लेकिन विशुद्ध रूप से समाज सेवी थे। तो मैं सब कुछ छोड़ के वकालत शुरू कर दिया। तो 3 वर्षों तक वकालत किया। कोरोना काल आया और इसके बाद चुनाव आया। लोगों ने कहा कि आपको आना चाहिए। मैं पहली बार जनपद सदस्य, जहाँ से आप बैठे हुए हैं, जनपद मुख्यालय देवसर नौड़िया जिसे कहते हैं, वार्ड क्रमांक 1, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और लोगों का अपार स्नेह और प्रेम मिला और लोगों ने मुझे जिताया। अब चूंकि एक पहले से ही हमारे परिवार से लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो आगे भी हमने कदम रखा और आप सबका आशीर्वाद और बाबा नीलकंठ स्वामी की कृपा से जनपद अध्यक्ष पद पे आया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आप युवा हैं जी। युवाओं में जोश ज्यादा होता है जी। लेकिन उस जोश के ऊपर जी। जो जन चर्चाओं के अनुसार जी। आपकी एक कमी हावी हो रही है। ये मेरा कथन नहीं है, आपके क्षेत्र की जनता का, आपके बाजार का लोगों का कथन है कि आप पक्षपाती हैं। नहीं, बिल्कुल कहते होंगे, मैं नहीं कह सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है या मैं कोई सर्वश्रेष्ठ हूँ। और उम्र एक ऐसी होती है कि उस पर आरोप लगना भी लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं विशुद्ध रूप से कभी भी पक्षपात की राजनीति पे भरोसा नहीं करता। मैं कर्तव्यों के निर्वहन पे भरोसा करता हूँ
जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, जो हमारे पास एक अधिकार है, जो हमारे पास सरकार द्वारा दिए गए कर्तव्य हैं, या जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, या संवैधानिक जो एक नागरिक के कर्तव्य होते हैं, उनको निर्वहन करने में अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ हो तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कभी भी पक्षपात करने का सपने में भी नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे 25 जनपद सदस्य हैं। 13 लोगों ने मुझे मत दिया, मैं जनपद अध्यक्ष हुआ। शेष 12 जो बचे वो भी कहीं न कहीं जनता से चुने ही हुए हैं, बिल्कुल, और मेरे ही जैसे हैं। उनकी भी जो जनता है जो उनको चुनी हुई है, तो अपने जनपद सदस्यों से अपेक्षा रखती है, उम्मीद रखती है। लेकिन हमारे पास इतने सीमित संसाधन हैं, चाहे बजट का हो, चाहे और किसी अन्य चीज़ का हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पक्षपात किया गया है, तो मैं उन लोगों से क्षमा याचित होते हुए कहना चाहूँगा कि आप हमसे स्पष्ट शब्दों में बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और अगर आपको पता चली तो मैं निश्चित रूप से मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं जानूं कि मैं किस जगह पर हमसे जाने अनजाने में पक्षपात ऐसा हुआ है, और उस कमी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ये आपका कार्यकाल 3 वर्ष हो चुका है। जी जी 2 वर्ष बाकी है। जी। तो सबसे पहले आ जाए कि आप इन 3 वर्षों का कार्यकाल का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है? जी बिल्कुल। क्या आपने जनहितकारी काम किया, विकास कार्य किया अपने जनपद पंचायत क्षेत्र में, उपलब्धियां क्या रही आपकी? जी, मैं आपको आदरणीय बताना चाहता हूं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 5 अगस्त 2022 को हमारा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दैव संयोग से ऐसी दैविक घटना घटी कि 3-4 महीने में व्यस्त रहा, मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव का एक सुरूर प्रारंभ हुआ। तो उस टाइम पे जो चुनावी प्रक्रिया होती है, आचार संहिता के पूर्व व्यवस्थाएं जो चुनाव की होती हैं, तो इलेक्शन मोड पे गवर्नमेंट थी, तो कुछ विशेष काम नहीं हो पाया। दिसंबर में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, जनवरी फरवरी तक गठन शुरू हुआ। इसके बाद फिर से पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, तो जून तक आचार संहिता उसमें भी प्रभावित रह गई। इसके बाद जुलाई से बरसात प्रारंभ हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चुनावी बेला था, जो हम लोगों को आचार संहिताओं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को जो इन आचार संहिताओं से जूझना पड़ा, उसके कारण आंकड़े में तो 3 वर्ष हो गए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सिर्फ हम एक ही वर्ष बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिला हम लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की योजनाएं नहीं चली, निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं चलती थी, लोगों को जो रेगुलर योजनाएं थी उनका लाभ भी मिलता था, लेकिन कुछ ऐसा विशेष कर पाने की जो एक वो होती है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जिसे होल्ड कर दिया जाता है चुनाव के पूर्व, उस पर कोई नया काम हो नहीं पाया। मुझे लगभग 1 से 1.5 साल काम करने का अवसर मिला। मैं मिश्रा जी आपको बताना चाहता हूँ, गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिसके मुखिया हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में, और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय जो आज एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में है, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी के हाथ में है, तो कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्थाओं को काम करने का अवसर और एक विकास का एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है इस वर्ष, वो देखिए काबिलिए तारीफ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप हमारे जनपद पंचायत में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अपने जनपद पंचायत के बारे में, अगर आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जनपद पंचायत इतनी भाग्यशाली है कि हमारे जनपद पंचायत में माननीय 3 विधायकों का अंशभाग क्षेत्र आता है। जो देवसर विधानसभा है, देवसर ब्लॉक है, लेकिन देवसर विधानसभा की मात्र 20 ग्राम पंचायतें आती हैं हमारे जनपद पंचायत में। अच्छा। कुल 85 ग्राम पंचायत। धौनी जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड तो सीधी जिले में है, लेकिन 32.5 ग्राम पंचायतें हमारे जनपद पंचायत में आती हैं। इसी तरह से सिहावल विधानसभा की 32.5 ग्राम पंचायतें हमारे जनपद पंचायत में। सिहावल विधानसभा सीधी जिला में आती है। हाँ, सिहावल विधानसभा का प्रशासनिक जो कमांड है सीधे जिले में है। तो 3 विधानसभा हो गए।
और इसके साथ जो यहाँ काम करने का आपको विकास की जो मैं बात बताना चाहता हूँ, हमारे जनपद पंचायत में 9 गौशालाएं हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार गौ माताओं के लिए तो हर सनातनी हमेशा प्रयासरत रहा, लेकिन एक मिशन मोड में जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी ने गौ माताओं के लिए, गौवंशों के लिए, गौ संरक्षण एवं इनके तस्करी में जो रोकथाम, गौवंशों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रयास किया है, ये देखिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे जनपद पंचायत में टोटल 9 गौशालाएं हैं और वहाँ 9 गौशालाओं में लगभग मान चलिए 3000 गौवंश हैं। और धीरे धीरे हमारी जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर जा रही हैं। क्या बात। और जितनी गौशालाएं हैं वहाँ महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है। प्रत्येक समूह में 10-12 महिलाएं हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनको सीधा रोजगार मिला हुआ है। गौ माताओं के लिए अभी तक सरकारें मानव जीवन को व्यवस्थित और उनको जिंदगी जीने के लिए तो कार्य करती ही थी। प्रदेश सरकार ने 40 रुपए, 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए हमारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक गौवंश को 40 रुपए उनके उदर पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए उन्होंने तय किया है। पर डे, प्रतिदिन 40 रुपए एक गाय पर, गौवंश पर। जी जी। तो अब आप समझ सकते हैं एक गौवंश पर, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार किस उन प्राचीन सनातनी व्यवस्थाओं की ओर कदम बढ़ा रही है। तो जहां गौ, गंगा और कन्या का सम्मान होगा, मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां उस राज्य, उस क्षेत्र, उस जिला हो, देश हो, उसको निरंतर उसकी जो वृद्धि है उसको रोक पाना संभव नहीं है। और विकास में तो कोई बाधा है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 85 ग्राम पंचायत हमारे जनपद पंचायतें हैं। पंचायत में 85 ग्राम पंचायतें हैं। लगभग 204 गांव हैं। आबाद बिरान मिला के लगभग 200 मानिए आप। ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक बगिया माँ के नाम हमारे जनपद पंचायत में 174 हितग्राही चयन हुए हैं, जिसमें से 52 हितग्राही एक ग्राम पंचायत भरसेड़ी में महिला स्व सहायता समूह जो हैं उनकी महिलाओं द्वारा 52 एक बगिया माँ के नाम स्थापित हो रही है, जो भविष्य में आपको सबसे बेहतर एक उत्पाद एक गांव के नाम से जाना जाएगा। उससे वो जो उनका उत्पाद होगा वो बेहतर करेगी। इसी तरह 174 टोटल है हमारे यहाँ। इस वर्ष 5 नवीन अमृत सरोवर बने। लगभग आप मान के चलिए कि 150 से 200 तालाब निर्माण हुआ। जल संरक्षण संवर्धन में बेहतर काम हुआ। कूप रिचार्ज के लिए डगवेल लगभग 700-800 रिचार्ज हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा कि जब किसी अनुभवी व्यक्ति के हाथ में कोई बेहतर काम हो जाता है, कोई प्रशासनिक या दायित्व से अगर ऊपर वाला देता है तो उसका काम जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। मैं आपको माननीय बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लगभग 650-700 खेत तालाब जो सीधे किसानों के हितग्राही मूलक योजना से उनको लाभान्वित किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उन किसानों के चेहरे पर कैसी मुस्कान होगी। उनका खेत तालाब बना, खेत उनका सुधरा, आज उनके उस खेत जमीन पे बेहतर खेती हो रही है। तो ऐसे अनेक बेहतर काम हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है, जो भारत देश के संपूर्ण ब्लॉकों में 500 ब्लॉक चयनित हुए हैं, जिसमें से एक दौसर भी ब्लॉक है, वे आकांक्षी ब्लॉक है। कुछ मामलों में हम लोग नीचे हैं, जिसके संबंध में कल दिशा की बैठक थी। तो माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से भी हमने आग्रह किया, अपने कलेक्टर साहब श्री बैनर्जी से भी आग्रह किया और अपने जिला पंचायत से श्री गोमे जी से भी आग्रह किया। उन्होंने कहा निश्चित रूप से इसे अतिशीघ्र आकांक्षी ब्लॉक से उत्कृष्ट ब्लॉक की श्रेणी में खड़ा करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं विकास की गति अनवरत जारी है और अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो इस आकांक्षी ब्लॉक को हम उत्कृष्ट ब्लॉक के रूप में परिवर्तित कर आपके सामने एक बार फिर से बैठेंगे। अभी आपका कार्यकाल 2 साल शेष है जी, तो उसके लिए क्या आपकी भविष्य की कार्य योजना है, या इसी तरह से क्या
काम शेष हैं जिन्हें आप करना चाहते हो, कर ना पाते हो, परेशानियां आ रही हो, तो यदि आप उसको बताना चाहें, साझा देखिए, करना चाहें तो। मैं कुछ विशेष चीज़ें सोचा जरूर था अपने मन में, लेकिन हम जनपद पंचायत के पास एक सीमित राशि है, एक निश्चित फंड है जो 15वां 25वां से आता है, जिसके चलते अपनी सारी सोच को तो आदमी जमीन पे लागू नहीं कर पाता, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रयास हमारे हाथ में रहता है। मेरी देखिए जो सबसे बड़ी एक इस जनपद पंचायत को विकसित करने के लिए था, मेरे मन में एक ख्याल था कि हमारे जनपद पंचायत में कई प्रतिभावान युवा या युवाओं की एक टोली है, लेकिन हम उनको सही मंच नहीं दे पा रहे हैं। मैं मिश्रा जी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जनपद पंचायत देवसर में जो प्राचीन जनजातीय नृत्य थे, चाहे वो शैला हों, चाहे और भी अन्य उनके जो उत्सव थे, लोक नृत्य जो लोक कलाएं थी, उनको विकसित करने का मेरा एक मन था कि मैं उनको एक सही मंच दूं, ऐसे लोगों को मैं वो चीज़ें उपलब्ध कराऊं जिससे उनका बेहतर तरीके से जो उनके अंदर ललक है वो बाहर आ सके, हमारे कला निखरे और हमारे प्रदेश में हमारे ब्लॉक का वो नाम रोशन करें। ऐसे हमारे यहाँ बहुत युवा बेहतर खेल खेलने वाले लोग हैं, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि देख पा रहा हूँ कि कई जगह ग्राउंड नहीं है, जबकि हमारे सरकार की मंशा है कि मैक्सिमम हर गांव में अगर जमीन उपलब्ध नहीं तो 2-3 गांव में के बीच में एक अच्छा छोटा मिनी स्टेडियम ही हो ताकि वो अच्छे बेहतर तरीके से खेल सकें। और जो सबसे बड़ी बात है शिक्षा की, हमारे यहाँ जो शिक्षा का एक मापदंड है वो जरूर बहुत कमजोर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ सरकारी विद्यालयों में कमजोर है, निजी विद्यालयों में तो प्रदेश में 100 में 100 टॉप करने वाली हमारी निगरी की बहन थी, क्या नाम था, हम लोग गए सम्मान में 12th में टॉप की थी ना, 10th में हाँ, जिसको हमारी सरकार ने ग्लोरियस विद्यालय और कई संस्थाएं जहां बेहतर पठन पाठन हो रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जरूर अभी वो चीज नहीं आ पाई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो स्वास्थ्य की, मिश्रा जी बहुत पहुंचविहीन क्षेत्र हैं, हमारा ब्लॉक जो है जनमन मैक्सिमम बैगा बाहुल्य गांव यहाँ आते हैं, लगभग 54 गांव हैं, अच्छा, जो बैगा बाहुल्य गांव हैं, और लगभग 72 से 74 प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव जिसे धरती आबा कहते हैं, ऐसे गांव हैं। इनके विकास के लिए हमारे पास फंड है नहीं, हमारी ग्राम पंचायतें भी छोटी छोटी हैं, तो जो 15वें और 5वें का जो रेशियो से पैसा आता है, साल में 5-7 लाख 8 लाख रुपए उनके 15वें वित्त का उनको फंड मिल पाता है, और आज के इस उसमें 5-7 लाख 10 लाख एक वर्ष में काम करना कोई ज़्यादा मायने होता नहीं है। 5वें में भी उनको 2-4 लाख रुपए साल में मिलते हैं, उसी में कई छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, चाहे वो आप 15 अगस्त मानिए, 26 जनवरी मानिए, और भी कुछ ऐसी जो सरकार की योजनाएं बीच बीच में आ जाती हैं, हमारे महापुरुषों की जयंती जो होती है, और ग्राम पंचायत के द्वारा भी जो स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे काम होते हैं, जिससे निर्माण कार्य हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग में भी हम अभी बहुत पीछे हैं। देखिए, सच्चाई से गुरेज नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ भी एम्बुलेंस का अभाव है, जो कि जिसके कारण प्रसूताओं को सही समय पे हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते। हमारे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जो कि आकांक्षी ब्लॉक है, महिला डॉक्टर होनी चाहिए गायनीज की, ताकि जो जिन बच्चों को, जिन माताओं को, बहनों को रेफर किया जाता है बैठन ट्रामा सेंटर में, तो प्रसव का यहीं पे हो सके। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जो मेरा मूल उद्देश्य मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ बेहतर करने का अवसर मिलेगा तो मैं यहाँ के युवाओं को रोजगार का ट्रेनिंग देके उसी गांव में एक ऐसे रोजगार का सृजन कराऊंगा, और एक ऐसे ट्रेडिंग का उनको एक व्यापार करने का एक ऐसा मार्ग उपलब्ध कराऊं, ताकि अपने गांव में अपना व्यापार, अपना माल तैयार करें, और संपूर्ण भारत में उनके तैयार किए हुए सामग्री का
विक्रय सुनिश्चित हो सके। यानी कि खाता आपके अंदर तैयार है, आपने तैयार करके रखा जी है जी है ना, बस जी। उसको कार्य रूप में परिणित कराना है। जी, बजट की कमी आ रही है। बजट की कमी आ रही है और कहीं न कहीं हमको किसी से मांगने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है। अब उसके मूड को देखना है कि वो मेरी बातों को कितने लेवल पे ले सकता है या ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक इतनी महान प्राचीनतम और हमारी परंपरागत व्यवसाय को उन्होंने तैयार किया है और उसके लिए लोगों को प्रेरित भी किया और अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं कि गौवंशों से रोजगार का माध्यम निकाल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे डेयरी फार्म के लिए, दुग्ध उत्पादन केंद्र के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, एक वक्त था कि ये उप जिला की हैसियत से बड़ा स्थान था। यहाँ पर चार संभागीय कार्यालय थे, चाहे पीडब्ल्यू लोक निर्माण विभाग का डिवीजन रहा हो, चाहे आरडीएस का डिवीजन रहा हो, चाहे सिंचाई विभाग का डिवीजन रहा हो, चाहे आपका एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जो कि आदिवासियों के संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पे थी, जिनके पोस्टेड आईएएस हुआ करते थे। ऐसी तमाम हमारे देवसर में वो थी। यहाँ तक कि डेयरी चिलिंग प्लांट का यहाँ पे था, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्या ये कहिए समाप्त हो गया। उनकी ये प्रेरणा, उनका ये उद्घोष और आवाहन, इसको मैं एक मिशन मोड पे ले रहा हूँ और जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, मैं फिर से देवसर मुख्यालय में दुग्ध उत्पादन केंद्र के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं गौशालाओं को मजबूत कर रहा हूँ। जो एसएचजी की महिलाएं हैं, उनके माध्यम से गौवंशों का पालन और दुग्ध उत्पादन और वितरण का एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया हूँ। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, मध्यम वर्गीय हैं, कहीं और काम कर नहीं पा रहे हैं, या ऐसी परिस्थितियों में है कि माता पिता के वो अकेले हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मार्केट में वो डब्बा लेके दूध नहीं बेचने में उनको अपनी एक बैड फीलिंग फील हो रही है। बिल्कुल। तो मैं उनके लिए भी एक अवसर दूंगा कि आप अपने घर में ही दुग्ध उत्पादन करें। एक कलेक्शन एजेंट होगा, कलेक्शन बॉय होगा, वो कलेक्ट करेगा और देवसर में वो एक छोटी सी चिलिंग प्लांट में स्थापित करवाने का सोच रहा हूँ कि सारा दूध वहाँ पे आए और देवसर का एक अलग से ब्रांड बन के संपूर्ण जिले में शुद्ध दूध, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा है, तो शुद्ध दूध उस पोषण के रूप में तो मैं बिक्री तो सुनिश्चित करवाऊंगा ही, साथ में हमारी जो माताएं दुग्ध उत्पादन के लिए तैयार हो रही हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध देना शुरू करें, वो भी पौष्टिक होंगे। तो जो हमारा स्वास्थ्य के आकांक्षी ब्लॉक में जो स्वास्थ्य एक हमारा एक मूल टारगेट है, जिस पैरामीटर में हम पीछे हैं, उसको भी हम धीरे धीरे रीच करेंगे। तो कहीं पे बकरी पालन, कहीं पे दुग्ध उत्पादन, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय मैं अभी फिलहाल शुरू करवाना चाहता हूँ। यद्यप आपके माध्यम से मैं अपने जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपनी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और अपनी राधा सिंह जी से भी एक मांग करता हूँ कि जिस तरह से औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक केंद्रों की या कहिए कि एक क्लस्टर जोन की स्थापना होती है, ऐसे ही जनपद पंचायतों को भी एक अधिकार देना चाहिए कि हम लोग भी एक छोटे इकोनॉमिक जोन बना सकें कि 15-20 ग्राम पंचायतों के बीच में एक ऐसा क्लस्टर बनाएं, एक ऐसा इकोनॉमिक जोन बनाएं कि जहां पे महिलाओं को काम करने का, कि वो जाएं, काम करें, अपना उत्पाद बनाएं और अपने गोडाउन में ताला लगाएं, घर आ जाएं, वहां से विक्रय केंद्र की एक स्थापना हो और उनको जगह मिले। जो सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण स्तरों में मिश्रा जी, वो तो बस ये होती है कि युवाओं को लोन मिल गया लेकिन काम करने की जगह ही नहीं है। अब या तो वो जिसकी जगह लें तो जितने का लोन है उतनी सब पगड़ी दे के दुकान ले लें, तो वो लोन लेके भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर सरकार उनको जगह मुहैया कराए तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी कम होगी और लोग आगे भी आएंगे और उन्हें एक अच्छा व्यापार करने का मौका भी मिलेगा। मेरी यही मंशा है, अगर मुझे कभी अवसर मिला तो मैं इस ओर कदम उठाऊंगा ताकि अपने देश के यशस्वी मोदी जी लोकल फॉर वोकल, घर घर स्वदेशी, और अपने डॉक्टर मोहन यादव जी जिनकी मंशा है कि प्रत्येक युवा के हाथ में रोजगार हो, उसको आगे बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपने अभी बताया कि आपका ये जनपद पंचायत 3 विधायकों के
में सम्मिलित हैं, मतलब 3 विधानसभा क्षेत्रों जी के अंश भाग इसमें सम्मिलित हैं आपके जनपद पंचायत क्षेत्र। जी तो उसमें से एक जनपद पंचायत तो सीधी जिला में आ जाती है, वो विधानसभा क्षेत्र सीधी जिला में आ जाता है, जी। 2 सिंगरौली जिला में ही आते हैं। नहीं, शायद 2 सीधी जिले में आते हैं, एक अच्छा, सिंगरौली। 2 सीधी जिले में आते हैं और 1 सिंगरौली जिला में जी। आते हैं, है ना। और आपके जिला पंचायत माननीय जो अध्यक्ष हैं, जी माननीय क्या नाम है उनका, सोनम सिंह जी, दूसरे सोनम सिंह, है ना, भी आपके जनपद क्षेत्र में आती हैं। जी जी। क्या इन 3 विधायकों का सहयोग और जिला पंचायत अध्यक्ष जी का सहयोग आपको प्राप्त होता है कि नहीं? क्योंकि आपकी सोच बड़ी उम्दा है इस संबंध में, क्या आपने उनसे चर्चाएं किया या पहल किया सहयोग की? मिश्रा जी, आपने सवाल निश्चित रूप से ऐसा किया कि मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो 3 विधानसभाएं हैं, सिहावल, धौनी और दौसा, कभी कभी इसमें हमारी जनपद को नीचा भी देखना पड़ जाता है। अच्छा। और ये परिस्थितिगत हो जाता है। अब इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असहयोग है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वृंदावन ग्राम की, प्रत्येक विधानसभा में वृंदावन ग्राम चयन करने का, हाँ। माननीय विधायक जी लोगों को एक वो दिया कि आप अपने विधानसभा में एक वृंदावन ग्राम चयन कर सकते हैं। उसका संपूर्ण विकास जो भी होगा उसका एक अलग पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा और 5 वर्षों में उसके विकास के लिए जो कुछ भी होगा एक अलग से बजट स्थापित होगा। तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो वृंदावन ग्राम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय विधायक जी लोगों को चयन करने का जो अवसर दिया, तो चूंकि सिहावल और धौनी ये सीधी जिले के कमांड एरिया में आए, प्रशासनिक कमांड होता है उनका, तो सिहावल का वृंदावन ग्राम सिहावल विधानसभा में चला गया सीधी जिले में, धौनी विधानसभा का वृंदावन ग्राम धौनी कुसमी में चला गया, और हमारे देवसर विधानसभा का जो हमारी 20 पंचायतें देवसर विधानसभा के नाम से जानी जाती हैं, वहाँ का भी वृंदावन ग्राम बैढ़न ब्लॉक में चला गया। हमारे जनपद पंचायत देवसर ब्लॉक में एक भी वृंदावन ग्राम नहीं हो पाए, क्योंकि माननीय विधायकों ने चयन किया अपने क्षेत्रों को, अपने क्षेत्रों में चयन किया, क्योंकि 80% सीधी जिले में, तो 2 उधर चले गए। या हो सकता है कि कोई प्रशासनिक ऐसी दुविधा रही हो कि यहाँ ज़्यादा एरिया हो, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ पे चयन करना रहा हो, और ऐसे बढ़न में चला गया। तुम्हारे देवसर ब्लॉक में एक भी वृंदावन ग्राम नहीं आ पाया, जबकि आकांक्षी ब्लॉक है, मेरा हक मेरा अधिकार बनता है हमारे जनपद पंचायत। सबसे पहले यही का बनता है, सबसे पहले तो यही का बनता है, लेकिन ये विसंगति कभी कभी ऐसे तैयार होती है। और जहाँ रही बात हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का, वो मेरी छोटी बहन है, जिसे मैं छोटी बहन मानता हूँ, और आज तक तो न तो विधायक जी लोगों के विधायक जी लोगों द्वारा, ना ही उनके द्वारा क्षेत्र के विकास, जनता के कल्याण के लिए जो भी मैं कोई ठोस कदम उठाया रहा हूँगा या कोई बात कहा हूँगा, तो कभी कोई इससे त्रुटि नहीं आई, और ना ही ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं टकराहट की स्थिति बन रही है। लेकिन विसंगतियाँ बीच बीच में जरूर आ जाती हैं, और विसंगतियाँ स्वाभाविक है, परिस्थिति जन्य भी होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि माननीय विधायक जी लोगों का इसमें कुछ वो है, लेकिन इन विसंगतियों के कारण हमारा ब्लॉक विकास से काफ़ी हमेशा कमजोर और छोटा रह जाता है। इसका मुझे क्षोभ और दुख है, जिसके संबंध में मुझे जब भी अवसर मिलेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात जरूर कहूँगा कि जो विधानसभा में चयन करने की बात आती है तो ब्लॉक वाइज करें, ताकि अगर ब्लॉक वाइज होगा तो एक ब्लॉक में भी अगर एक गाँव अगर संपूर्ण विकसित हो जाएगा तो आगे चल के देखा उसी का देख कर मील का पत्थर बनेगा और लोग उसकी बिल्कुल जी। चलिए पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सोच बड़ी उम्दा है जी, धन्यवाद। और हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपकी वार्ता समाप्त करते हैं कि आप
शेष 2 वर्षीय कार्यकाल में आप अपनी प्लानिंग को जनता तक रखिए, उसको मूर्त रूप दीजिए। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बाउंसर न्यूज और सिंगरौली मिरर द्वारा जो आप लोगों ने हमारी जनपद पंचायत की ओर रुख किया और हमारी जनपद पंचायत को देखकर, जांचकर, परखकर आपने हमको भी कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी मजबूती है, उस पर आप ये समय डिजिटल न्यूज के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय गहराइयों से अपनी जनपद पंचायत की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जनता की बात हम तक, मेरी कमियों को हमारे स्वयं तक पहुंचाने का, मुझे मार्गदर्शन देने का और मेरी कमियों को उजागर कर मुझे सचेत करने का आप ये निरंतर मजबूती के साथ ऐसा काम करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि सिंगरौली ज़िले में जो सिंगरौली मिरर और जो बाउंसर न्यूज़ द्वारा जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके मन की सोच, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।